बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट का हमारा जो यूनिट नंबर 7 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहली जो टर्म पढ़ते हैं उस टर्म का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, याद रखिएगा। तो अवर फर्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अच्छा जी, इलेक्ट्रिक करंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। क्या डेफिनेशन इसकी हम पढ़ते आ रहे हैं? चार्ज पासिंग चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर किसी भी कंडक्टर में से उसके क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास कर रहा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार मेरे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज मूव कर रहा है, इसके किसी पर्टिकुलर एरिया में, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पर्टिकुलर एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज वो चार्ज है डेल्टा क्यू और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो करंट है, ठीक है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो चार्ज पासिंग थ्रू एनी चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। लाइन लिखेंगे ऐसे, पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजरा, तो इसने कितना टाइम लिया इसमें से गुजरने में, उसको हम बोलेंगे करंट। और याद रखिएगा, हम एवरेज जब करंट की बात करते हैं तो एवरेज करंट क्या होता है? रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो एवरेज करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का सेकंड, तो ये बन जाएगा कूलम पर सेकंड। और ये जो कूलम पर सेकंड होता है इसको हम प्यार से एम्पियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एम्पियर, और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है, याद रखिएगा, इट इज अ बेस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेस क्वांटिटी। 7 बेस क्वांटिटीज पड़ी थी, उनमें से एक इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, तो सॉरी इलेक्ट्रिक करंट भी है। इसी तरह फिर एक और बात बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशंस हैं उनको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कई जगहों पे इसको कैपिटल आई से भी डिनोट किया गया, मगर ज़्यादातर हम कैपिटल ए ही पढ़ेंगे। और हम ये भी कहेंगे यहाँ पर कि जो कैपिटल ए होगा वो कूलम, वो सी टी -1 के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि देखें कूलम की जगह पर तो कूलम की डायमेंशन तो सी होती है, टाइम की टी होती है, तो सी टी -1, सी टी की पावर -1, इसकी डायमेंशन ये भी बन सकती है। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में बहुत सारी बहस होती है लोगों की। तो अभी फिलहाल हम इसको याद रखेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी, और उसकी एक छोटी सी रीज़न आप ये याद रखें, बिकॉज इट डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पेपर में ये तो नहीं आएगा क्यों, कैसे, ही हम रेगुलर क्लास में बड़ी डिटेल में देखते हैं, ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। इसकी एक छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश कर देता हूं, अगर तो आप समझ जाएं। देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है जी, एक तार में करंट यहां से आ रहा है 10 एम्पेयर का, और एक और तार है इधर से भी करंट आ रहा है 10 एम्पेयर का, और ये दोनों करंट मिलकर एक न्यू तार में जा रहे हैं। तो ये करंट टोटल कितना होगा? 10 एम्पेयर उधर से आया, 10 एम्पेयर इधर से आया, टोटल करंट हो जाएगा 20 एम्पेयर। हम एमीटर लगा के चेक कर लेंगे। अब करंट 20 एम्पेयर आ रहा है टोटल, एमीटर से हमने देखा, मगर अगर वेक्टर एडिशन के मुताबिक देखें तो ये, अगर मैं इसको करंट को वेक्टर कंसीडर करूं, ये वेक्टर नीचे है, ये वेक्टर ऊपर है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए।
तो वेक्टर एडिशन के मुताबिक इनका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? वेक्टर एडिशन के मुताबिक तो इन दोनों का आंसर कट होने के बाद 0 आ जाना चाहिए, मगर इनका तो आंसर 20 एम्पेयर आया, 0 तो आया ही नहीं। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा। हालांकि अगर देखा जाए टू ऑपोजिट बट टू इक्वल वेक्टर्स है मैग्नीट्यूड में, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो कैंसिल हो जाते हैं। तो इनका नेट 0 होना चाहिए, मगर स्केलर एडिशन के मुताबिक आपका आंसर है, इसलिए हम कहते हैं वेक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद ये करंट बेसिकली हमें ग्राफ से अगर हम किसी भी देखें जिस तरह Q ओवर T है, तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट। स्लोप ऑफ, हम ये भी कहते हैं स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ, स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी क्यू टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमको क्या देती है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट देती है, करंट। अगर मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बनाता हूं, 3 ग्राफ्स आपके सामने बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास एक ग्राफ कुछ यूं है, फिर एक और ग्राफ बना लेते हैं वेरिएबल्स के लिहाज से। अब इसको ज़रा करंट को ज़रा देखिएगा, ये हमने 3 ग्राफ बनाए। अगर मैं वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर Q है, यहाँ पर T है, इधर भी Q है और इधर भी T है, इधर भी Q है और इधर भी T है। ये लो बच्चों QT ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? QT ग्राफ। हम ये 3 QT ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर करंट, अगर ग्राफ की शेप कुछ यूँ हो, अगर बच्चों आपके ग्राफ की शेप कुछ यूँ हो, यूँ, ये ग्राफ की शेप हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए ये ग्राफ का जो एक्स एक्सिस से एंगल है तकरीबन 45 डिग्री का बन रहा है। तो टेंजेंट, और देखें हर पॉइंट पर अगर एंगल देखूं 45 डिग्री, हर पॉइंट पर एंगल देखूं तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री है और टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, और ये थ्रू आउट द ग्राफ क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। और ये टेंजेंट जो होता है इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इस ग्राफ की जो स्लोप है ये क्या रह रही है? इस ग्राफ की जो स्लोप है ये कांस्टेंट रह रही है। तो अगर ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप कांस्टेंट है, इट मीन स्लोप तो करंट को बोला है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ ये शो कर रहा है, इस ग्राफ में जो करंट है ये क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। तो दिस ग्राफ शोज द कांस्टेंट करंट, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज स्टेडी करंट। क्या नाम देते हैं? इट इज आल्सो नोन एज स्टेडी करंट या कांस्टेंट करंट का नाम देते हैं। अच्छा, अगर बच्चों हमारे पास ग्राफ कुछ इस शेप का हो, ये लो, हुए हुए, अब इस ग्राफ में आप देखें, अगर तो मैं इसको स्लोप के लिहाज से देखूं, ठीक है, किसके लिहाज से देखूं? स्लोप के लिहाज से। तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे टेंजेंट लाइन, यहाँ पे टेंजेंट लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल 45 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं टेंजेंट 45 डिग्री की बात करूं तो ये 1 होता है, और अगर मैं टेंजेंट 0 डिग्री की बात करूं तो टेंजेंट 0 डिग्री तो 0 होता है। इसका मतलब है इस ग्राफ में जो स्लोप हो रही है उसकी वैल्यू 1 से 0 हो रही है, इट मीन स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब है दिस ग्राफ शोज द डिक्रीजिंग करंट। तो बच्चों ये ग्राफ किसको शो करता है? डिक्रीजिंग करंट को शो करता है। तो शो करता है बच्चों, डिक्रीजिंग करंट को शो करता है। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने ये भी लिख लिया कि दिस करंट शोज, दिस ग्राफ शोज डिक्रीजिंग करंट। ओके, अगर बच्चों हमारे ग्राफ की शेप कुछ यूँ हो, अब देखो जब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो अब ये टेंजेंट यहाँ पर जब देखेंगे तो भाई ये तो टेंजेंट लाइन अगर इस ग्राफ में देखें तो ये तो टेंजेंट 0 डिग्री बन रहा है। अच्छा, तो टेंजेंट 0 डिग्री 0 होता है, और इस पॉइंट पर अगर ड्रॉ करके देखा जाए तो ये टेंजेंट 90 डिग्री बनेगा, और टेंजेंट 90 डिग्री तो अनडिफाइंड होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम को अनडिफाइंड बोल देते हैं ना हम। इसका मतलब है इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या कर रही है? ऊपर जाते जाते इस ग्राफ की स्लोप इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है दिस ग्राफ शोज इंक्रीजिंग करंट। ये ग्राफ बच्चों किसको शो करता है? दिस ग्राफ शोज इंक्रीजिंग करंट। तो ले जी बच्चों, ये तो बात हो गई बड़ी आसान सी कि कौन सा करंट जो है इंक्रीजिंग है, कौन सा करंट डिक्रीजिंग है, हम कैसे ग्राफ की मदद से जज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं, चलते हैं चलते चलते। तो सुनिए, ये रात इतनी होगी है, क्या करें, नींद भी आ रही है, मगर कोई नहीं, तुमको पढ़ाना भी तो ज़रूरी है ना। अच्छा, अगर बच्चों इसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम करंट की बात करें, तो करंट का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। फिर हम ये भी तो पढ़ते हैं कि टोटल चार्ज जो होता है किसी भी कंडक्टर में Q इज इक्वल टू वो NE होता है। तो ले जी, अगर आपको किसी भी कंडक्टर में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हों तो आप लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हों, टाइम दिया हो, तो आप करंट निकाल सकते हैं।
और अगर आपको एन निकालना हो, आपको करंट दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। और अगर इसी फार्मूले से आपने टाइम निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो और करंट दिया और पूछे कि वो करंट कितने टाइम के लिए फ्लो करेगा वहाँ से, तो आप इस फार्मूले से टाइम भी निकाल सकते हैं। ये 3 फार्मूलाज बनते हैं। इसी तरह फिर इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों एक और मज़ीद फार्मूला है, वो बड़ा अच्छा बनता है। देखें, I = Q/T है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टी एस इज इक्वल टू वी टी। तो टी किसके बराबर होगा? एस ओवर वी, डिस्टेंस ओवर स्पीड, हम ये कह सकते हैं ना। तो अगर ये वी ऊपर चला जाएगा तो क्यू इंटू स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बन गया। और अगर एक सर्कल की बात करें तो एक सर्कल का जो टोटल डिस्टेंस होता है एक सर्कल का, वो 2πr होता है। क्या होता है? सर्कल की लेंथ 2πr होती है। तो करंट इज इक्वल टू क्यू इंटू, अब यहाँ पर जो क्यू है, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। वी क्या है? वी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर कोई भी, अब ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है, हम इसकी हेडिंग सिंपली ये बनाते होते हैं, करंट इन अ सर्कल। अगर किसी सर्कल में हमको करंट निकालना पड़ जाए, करंट इन अ सर्कल, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यार मेरे पास ना ये एक सर्कल है, एक वायर है, सर्कुलर वायर है ऐसे, ठीक है जी। इस सर्कल में क्या काम कर रहे हैं जी हम? मैं कहता हूं ये सर्कल में चार्ज मूव कर रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। और जो चार्ज क्यू है, लेट्स सपोज ये चार्ज क्यू है जो कि इस सर्कल में मूव कर रहा है, और जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है वो स्पीड है वी। ठीक है। अगर आपको मैं इस सर्कल में इस चार्ज की वैल्यू दे दूं, स्पीड दे दूं और रेडियस दे दूं, और मैं कहूं जब चार्ज मूव करेगा तो सर्कल में जो करंट आएगा वो करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इस फार्मूले की मदद से इस करंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? करंट को निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टाइम के लिहाज से देखें ना, तो करंट का एक फार्मूला और भी बनता है, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर हम टी को टाइम पीरियड के लिहाज से डील करेंगे तो करंट इनटू फ्रीक्वेंसी भी, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी भी करंट का फार्मूला बन सकता है। ये भी किसी जगह पर यूज हो जाएगा, जब आप लोगों को कभी नजर आ गया तो देख। ठीक हो गया जी। ये बच्चों बातें हो गई करंट की। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये बातें पढ़ी हुई हैं कि डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब करंट की वजह क्या होती है? अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा हुआ है, हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जिस तरह कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? गैसेज में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट किन की वजह से फ्लो करता है? चार्ज कैरियर कौन होते हैं? ठीक है। इसी तरह सेमीकंडक्टर में करंट किन की वजह से फ्लो करता है? तो जिन चीज़ों की, जिन चार्जेस की वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है उनको चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। प्लाज्मा है, इसके अंदर से भी करंट फ्लो करता है। किन चीज़ों की वजह से फ्लो करता है? किन चार्ज कैरियर्स की वजह से? तो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा आंसर है, ज़रा गौर से सुने। कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है, याद रखिएगा, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। ये आपकी बुक में लिखी भी हुई है, तो इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ एमसीक्यूज के हवाले से। गैसेज में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों करंट फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। कॉपर सल्फेट में जिस तरह हम बात करते हैं कि जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो Cu पॉजिटिव 2 प्लस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसी तरह जो सेमी कंडक्टर्स हैं, इनमें करंट फ्लो करता है ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये हम चैप्टर नंबर 17 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। और प्लाज्मा जो है, ये इसमें भी करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस की वजह से फ्लो करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस की वजह से, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें करंट, चार्ज कैरियर जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस हैं? तो याद रखिएगा, गैसेस और प्लाज्मा। तो ये बच्चों आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी बात को अब हम मजीद आगे लेके चलेंगे। करंट जो होता है, याद रखिएगा, ये दो तरह का होता है जो हम अपनी मतलब ये लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा करंट जो बैटरी के, करंट दो तरह का है। एक को बच्चों हम नाम देंगे कौन सा? कन्वेंशनल करंट का। और बच्चों एक को हम नाम देते हैं कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक करंट है कन्वेंशनल करंट और एक करंट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इन दोनों करंट में क्या फ़र्क हो? इन दोनों करंट में बच्चों याद रखिएगा, जो कन्वेंशनल करंट होता है, ऐसा करंट जो कि फ्लो करता है ड्यू टू
पॉजिटिव चार्जेस। ये एक कन्वेंशन के तहत होता है, बस इसको हम इसलिए कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और ऐसा करंट जो फ्लो करता है ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, हम उस करंट को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों दूसरी बात, ऐसा करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करता है, डेट इज कन्वेंशनल करंट। और जो करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करता है, डेट इज कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं ऐसा करंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है। और ऐसा करंट जो किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, ये ऐसा करंट जो बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, वो कन्वेंशनल करंट। और जो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है, वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये वो बातें थी जो कि आपने बच्चों बचपन से पढ़ते आए हैं। और याद रखिएगा, जब किसी भी सर्किट में उसने करंट ये ना बोला हो कि ये कन्वेंशनल है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप वहां पे कौन सा करंट लेंगे? याद रखिएगा, अगर उसने सिर्फ करंट की टर्म यूज की है, तो हम हमेशा कन्वेंशनल करंट को ही प्रेफर किया करेंगे सर्किट के अंदर। ठीक है। उसके बाद करंट की आपने वो टाइप्स पढ़ी हैं, डीसी, पल्सेटिंग डीसी और ऑल्टरनेटिंग करंट, ये वो सारा एरिया आप लोगों ने बातें पढ़ी हुई। अब हम थोड़ी सी बात को मजीद आगे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम करंट को ही देख रहे हैं। ये करंट जो है, ये है करंट है, करंट। अब बच्चों, अगर हम किसी भी कंडक्टर के साथ, कंडक्टर विदाउट बैटरी, और फिर एक बात करते हैं कि जब हम कंडक्टर के साथ बैटरी अटैच कर देते हैं तो क्या सूरत है? कंडक्टर विद बैटरी। अगर हम किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ अभी अटैच नहीं किया हुआ, अभी एक कंडक्टर है जिसको अभी हमने बैटरी के साथ अटैच नहीं किया हुआ, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ यार ये हमारे पास कंडक्टर है, एक कंडक्टर बना लेते हैं हम। ये देखें, ये सपोज करें बच्चों ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर में आप लोगों को पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, पागल हुए हैं, चरसी मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में, इस मोशन में होते हैं। तो जब आपने अभी कंडक्टर के साथ कोई बैटरी अटैच नहीं की होती, तो कंडक्टर के अंदर जो मौजूद ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, आर इन रैंडम मोशन। बच्चों ये रैंडम मोशन में, और इस रैंडम मोशन में बच्चों याद रखिएगा, इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, देयर एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों, वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर में जितने चार्जेस लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट भी आते हैं। वो मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो है। और फिर हम ये भी कहते हैं, तीसरा पॉइंट, कि जो टोटल करंट है थ्रू द कंडक्टर, वो क्या है? जीरो है। टोटल करंट क्या है? जीरो है। और याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में, और उस दौरान इनकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी होती है? थर्मल वेलोसिटी होती है। वो इनकी मोशन की वजह से, जब ये मोशन में होते हैं तो कंडक्टर में ही टेम्परेचर कलिजन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। उनकी थर्मल वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? याद रखिएगा, वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड है। सिर्फ किलोमीटर पर 100 किलोमीटर पर सेकेंड ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या लफ्ज है? सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इनके मल्टीपल्स हो सकते हैं। ये तो बात होगी जब हमने कंडक्टर को अभी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। अच्छा, अगर हम किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो बच्चों फिर क्या सूरत हाल बनती है? यही अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास यार यही एक कंडक्टर था, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पहले चरसी मोशन में थे, अब भाईजान जब हमने इनको अटैच कर दिया एक अदद ब्यूटीफुल क्यूट हैंडसम सी एक बैटरी के साथ, ये देखें, ये जैसे ही हम इसको एक बैटरी के साथ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर दिया जी? मैंने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इनको अप्लाई कर दिया। अब जब इनको मैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया,
ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यही इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो याद रखिएगा कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो जो उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अच्छा, अब जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले वो चर्सी मोशन में थे, अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या करना शुरू कर देंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देते। तो मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इस कंडक्टर में मूव करना शुरू कर देंगे, तो जरा मैं इरेज करता हूं अभी। इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, अब उन्होंने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ क्या करना शुरू कर दिया है, इधर को मूव करना शुरू कर। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना शुरू कर गए, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। और हम ये कहते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा, ये जो जब हम बैटरी कंडक्टर के साथ बैटरी अटैच करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आई हैं। नंबर 1, जब हम बैटरी अटैच कर देते हैं, अब एवरेज करंट सर्किट में जीरो नहीं है, क्योंकि अब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, इनकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज नाउन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और दूसरा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी बात ही क्या है बच्चों, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करना शुरू करते हैं तो ऐसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी बनती है, राउंड अबाउट, तो तकरीबन इतनी होती है। तो ये मैक्सिमम और याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या पूछता हूं, अगर मैं पूछता हूं एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो याद रखिएगा दोनों ऑपोजिट होने की वजह से इनके दरमियान में जो एंगल है 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन बनता है। ये भी बड़ा एक मशहूर एमसीक्यू है। अच्छा, अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय NEA। यहां पर ये जो फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूले में आई जो है ये करंट थ्रू द कंडक्टर है, ये आई क्या है बच्चों, करंट थ्रू द कंडक्टर है, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये n बच्चों यहाँ पे नजर का धोखा है, ये नंबर ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं है अकेले, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। ये E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर जो हम डिस्कस करते होते हैं, ये वो है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को हम क्या काम करते हैं बच्चों, इसको मजीद जब हम ओपन करते हैं तो याद रखिएगा यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है ये बन जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई की जगह पर V/R पुट कर दें तो NEA इंटू रेजिस्टेंस, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बन जाता है। और यहां पर जो V है वो क्या है, जो V है बच्चों यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस है और वो V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई किया। और इस कंडक्टर की जो भी रेजिस्टेंस है, ओपोजिशन है, इसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स इसके रास्ते में जो रुकावट बनते हैं उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इस रिलेशन से हमें यहाँ पर क्या चीज़ पता चली, हम यहाँ से कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन। और फिर हम ये भी कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। उसकी वजह क्योंकि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। अब यहाँ से एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं जी, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दें या टेम्परेचर को बढ़ा दें तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी कंडक्टर्स में। इसी तरह
अब रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो लेंथ को भी बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, सॉरी। तो ये रेजिस्टेंस या टेम्परेचर के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटीज क्या होती है बच्चों, कम होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। और एरिया को भी बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एरिया के लिहाज से एक और एमसीक्यू भी यहाँ पे बनता है। एरिया के साथ तो इनवर्स रिलेशन है, तो मगर मैं यहाँ पे भी कहता हूँ एरिया की जगह पे हम पाई आर स्क्वायर भी लगाते होते हैं। तो पाई तो कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें, अगर एक वायर के एरिया को क्या कर दें, डबल कर दें, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा एरिया को डबल करेंगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पहले से हाफ हो जाए। ये v के साथ d मैं लिख रहा हूँ बेस में, ये अक्सर बच्चे यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसको मैं बेसिकली यूं लिखूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं बच्चों यहाँ पे ये कहता हूँ इफ रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, अगर हम रेडियस को डबल कर दें, अब रेडियस का स्क्वायर है नीचे, तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले से 4 गुना कम हो जाएगी। और इस तरह अगर रेडियस को मैं हाफ कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो देखें अगर मैं रेडियस को क्या कर देता हूं, अगर मैं रेडियस को हाफ कर देता हूं, तो अब जाहिर बात है रेडियस को हाफ करूंगा तो वो हाफ ऊपर आएगा ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4, वो 4 ऊपर आ जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर मैं आपको कहता हूं जी ये कंडक्टर है, उसके अंदर मौजूद एटम्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी है, अगर उस कंडक्टर का रेडियस डबल कर दूं तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप उसकी वेलोसिटी को 4 से डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह फिर अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूं, मैं कहता हूं जी अगर मैंने एक काम किया, मैंने ना पोटेंशियल डिफरेंस को कर दिया डबल, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया डबल, और रेडियस को बच्चों मैंने कर दिया हाफ। अब बताएं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस के डबल होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल होगी, और रेडियस के हाफ होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने 4 गुना बढ़ना है। तो अब ये 4 गुना भी बढ़ी और 2 गुना भी बढ़ी, तो 4 ज़रब 2 कितना होता है 8। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले से 8 गुना इंक्रीज कर दी। देखे ना, रेडियस को हाफ करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 गुना बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे वो डबल होगी। तो ये डबल भी हो रही है और वो उधर से 4 भी ऊपर आ रहा है, तो 4 ज़रब 2 8, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले से 8 गुना बढ़ जाएगी। ले बच्चों, ये थी बात हमारे पास किसी भी कंडक्टर में मौजूद जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ड्यूरिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो याद रखिएगा ड्यूरिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। ये नॉन, इसका मतलब है कि इनका ये एक्सेलरेटेड नहीं होते, एक्सेलरेशन जीरो है ड्यू टू मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इफेक्ट्स ऑफ करंट की। याद रखिएगा बच्चों, जो करंट के आप इफेक्ट पढ़ते आए हैं, ठीक है जी, इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये गिनती के 5 मिनट की बात है। कल हमने जो बातें करनी है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वो ओहम्स लॉ, ये वो बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे पहले नंबर पे बच्चों हमारे पास एक आता है हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हम हीटिंग इफेक्ट में बच्चों बेसिकली ये पढ़ते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उस कंडक्टर में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स की जो कोलिजन है वो इंक्रीज करती है। ठीक है जी, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो कंडक्टर हैं वो जब टकराते हैं उसके एटम्स के साथ तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट क्या करता है बच्चों, पास करता है, उसके नतीजे में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफर करते हैं अपनी एनर्जी, किसको, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर एनर्जी किसको करते हैं, टू द एटम्स। उसके नतीजे में क्या होता है बच्चों, एटम्स को जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसके नतीजे में एटम्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, हम कहते हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया, और इसलिए हम कहते हैं कि इसका मतलब है वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। उस हीट को फाइंड आउट करने के लिए, उस हीट को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम क्या काम करते हैं, हमारे पास हीट का एक फार्मूला है H इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि बेसिकली पावर होती है वर्क ओवर टाइम, वर्क यहाँ पे हीट की फॉर्म में हो रहा है।
अब ये जो पावर के फार्मूलाज थे बच्चों, ये 3 फार्मूलाज हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। P इज इक्वल टू वी आई, तो अगर मैं वोल्टेज इंटू करंट पुट कर दूंगा तो यह चीज इक्वल टू वी आई इंटू टी बन जाएगा। फिर अगर मैं पावर की जगह पे आई स्केयर आर पुट कर दूंगा तो हीट का फार्मूला आई स्केयर रेजिस्टेंस इंटू टाइम हो जाएगा। अगर मैं पी की जगह पे वी स्केयर ओवर आर पुट कर दूंगा तो वी स्केयर ओवर आर इंटू टी हो जाएगा, ये हीट का फार्मूला बन जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों, ये जो करंट वाली है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। हीटिंग इफेक्ट में बेसिकली एक लॉ यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, यहां पर अब ये चार वेरिएबल्स हैं, इनमें कितने कितने वेरिएबल्स हैं, चार वेरिएबल्स हैं। अब इनका अलग अलग से रिलेशन बनता है, हीट का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट, हीट का करंट के साथ डायरेक्ट, हीट का टाइम के साथ डायरेक्ट। मगर कंडीशन क्या है कि अगर टाइम की बात हो रही होगी तो करंट और वोल्टेज कांस्टेंट होंगे, करंट की बात हो रही है वोल्टेज और टाइम कांस्टेंट है, वोल्टेज की बात हो रही है तो करंट और टाइम कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के उसके बाद आपने आंसर देना है। हीट का करंट के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, हीट का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, हीट का टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मगर कंडीशन वही है कि बाकी वेरिएबल्स कांस्टेंट हो, जितना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में पड़ा है। हीट का वोल्टेज के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, हीट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, हीट का टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो एक बात तो याद रखें कि हीट का टाइम के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशन ही रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस फार्मूले में देखें करंट का स्केयर है, इस फार्मूले में सिर्फ करंट है, इस फार्मूले में वोल्टेज का स्केयर है, इसमें सिर्फ वोल्टेज है, इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, अगर आपको अब एक क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर किसी कंडक्टर में एक करंट फ्लो करता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, करंट भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट, अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दूं हीट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्वेश्चन में हीट, वोल्टेज, करंट और टाइम की बात की है, तो वो वाला फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, ये फार्मूला ये इस्तेमाल होगा, H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। इसी तरह अगर मैं फार्मूले में मैं यूज करता हूं करंट, हीट, रेजिस्टेंस और टाइम, तो फिर हम ये नीचे वाला यूज कर लेंगे, दूसरे नंबर वाला। अगर मैं हीट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम को डील कर रहा हूं, फिर हम नीचे वाला यूज कर लेंगे, एंड वाला। तो ये अब फार्मूलाज हैं, आपको उसके मुताबिक उनके पता होना चाहिए कि हम कौन से फार्मूले को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो था इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जाके चैप्टर नंबर 14 में, बट अभी के लिए बस इतनी बात जहन में रखें, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, उसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, और हम उस कंडक्टर जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसे जितना दूर जाते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाती है। हम इन दोनों को मिलाते हैं, आई के साथ डायरेक्ट, आर के साथ इनवर्स रिलेशन। ओवरऑल जब हम इसको सोल्व करते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आता है, और इस फार्मूले को हम बेसिकली एम्पियर्स लॉ बोलते थे। क्या बोलते थे, एम्पियर्स लॉ। अच्छा, एक और बात याद रखें, यहाँ पे एमसीक्यूज के लिहाज से मुझे याद आ गई है अचानक से, जल्दी जल्दी जरा सुन लें कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आप याद रखिएगा बच्चों। हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक हीटर में एक इसमें यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट जो है हीटर्स के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर्स जो हैं। इसके अलावा जो कैटल है, कैटल के अंदर जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है। फिर इसके अलावा आयरन जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, इस्त्री जो है, ठीक है, उसमें टोस्टर्स जो हैं जिनमें आप सैंडविच वगैरह बनाते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो इन सारी जगहों पे करंट का हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बुक में एक लाइन लिखी है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये बेसिकली याद रखिएगा बच्चों, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वोल्ट मीटर्स में यूज होता है, एम मीटर में, गैल्वानोमीटर में, मोटर में, वोल्ट मीटर में, ठीक है जी। इसी तरह फिर एम मीटर में, गैल्वानोमीटर में, फिर इसके बाद जनरेटर के अंदर यूज होता है, ट्रांसफार्मर्स में यूज होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये जहां जहां पे भी वो कॉइल्स आप पढ़ते थे ना, तो ये उन उन जगहों पे बच्चों क्या होते हैं, यूज होते हैं। लाउड स्पीकर वगैरह के अंदर भी ये यूज होते हैं। और याद रखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। ये बड़ा मशहूर पॉइंट है, एमसीक्यू बुक में लिखा हुआ है, ये करंट की डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद बच्चों आखिरी है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हमारी किताबों में कोई इतनी डिटेल में नहीं है, बस इसकी आपने जस्ट जो है ना वो थ्योरी बुक से रीड कर लेनी है, इसमें कोई इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा जो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है इसमें बेसिकली होती है, क्या होती है बेसिकली, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस होती है कि जब हम वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट गुजारते हैं तो वो डिसोल्व हो जाता है, और ये यूज़ होती है ज़्यादातर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में।
इसमें यूज होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये यूज होती है। और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जो है, याद रखिएगा, ये ओनली डीसी कैन परफॉर्म केमिकल इफेक्ट, जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये एसी प्लस डीसी दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हीटिंग इफेक्ट जो है ये भी एसी प्लस डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट भी मैग्नेटिक इफेक्ट भी, मगर केमिकल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ डीसी कर सकता है। तो बच्चों बाकी इसकी बातें आपने, ये एनोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव, वो बुक से पढ़ लेनी है। हम अपने कल के टॉपिक में ओहम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो आज का भाषण हमारा यहीं तक है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। केमिकल इफेक्ट थोड़ा सा फिर भी आप इसको बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लूंगा इसके। ओके, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था वैसे इसको बुक से पढ़ना, मगर मुझे उम्मीद है किसी ने पढ़ा तो नहीं होगा। वैसे इसमें होता आप लोगों को पता यही है कि यहाँ पे एक बीकर होती थी, ठीक है जी। इस बीकर के अंदर अगर हम यहाँ पे एक अजी बीकर बना दें, इस बीकर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट फिल होता था। इस बीकर का नाम क्या था, अगर आप लोगों को याद हो, किसी ने कभी ज़िंदगी में किताब खोली हो, तो इस बीकर के अंदर जो हम लिक्विड फिल करते थे, उस लिक्विड को हम बोलते थे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते थे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे। और इस बीकर का जो नाम था, इस बीकर को हम वोल्टा मीटर बोलते हैं। इस बीकर को हम क्या बोलते हैं? वोल्टा मीटर। अब इसके अंदर हमारे पास दो रॉड्स थे, एक को हमने एनोड का नाम दिया था। ये वो रॉड्स थे जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी हम इस इलेक्ट्रोलाइट में से पास करवाते हैं। इन रॉड्स को हम बच्चों इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता था उसको हम एनोड बोलते थे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता था उसको हम कैथोड बोलते थे। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या थी कि किसी भी सस्ती सी मेटल के ऊपर किसी एक्सपेंसिव मेटल की लेयर की कोटिंग करना। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जिस मेटल को डिसॉल्व करना होता है उसको हम एनोड पर रखते हैं। याद रखिएगा, ये इस मेटल को डिसॉल्व करना होता है, यानी जो प्योर, हमारी बुक में लिखा हुआ है कॉपर की, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोलिसिस की है, तो बेसिकली प्योर कॉपर को एनोड पर रखा गया है, और जिसके ऊपर करनी है कोटिंग, ठीक है जी, उसको कैथोड के ऊपर रखा गया, और वो इम्प्योर कॉपर है। तो हम प्योर कॉपर की कोटिंग करना चाहते हैं इम्प्योर कॉपर के ऊपर। तो उसके लिए आप लोगों को पता है कि जब हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं तो होता ये है कि बैटरी क्या काम करती है, ये प्योर कॉपर है, तो एनोड के ऊपर कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब कोई भी कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन को देगा तो वो कॉपर पॉजिटिव 2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉपर पॉजिटिव 2 आयंस जो हैं, ठीक है जी, ये बेसिकली यहाँ से ये क्या होना शुरू हो गई है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये कॉपर पॉजिटिव 2 जो है ये सोल्यूशन में गिरना शुरू हो गए हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर से जब करंट पास करता है तो ये अपने केमिकल में, वो अपने कंपोनेंट्स में डीकम्पोज हो जाता है, तो कॉपर पॉजिटिव 2 प्लस सल्फेट आयन बनते हैं। तो अब हो गई यहाँ पे क्या कि बेसिकली जब ये कॉपर यहाँ से डिसॉल्व होती जा रही है, तो जब ये सोल्यूशन में आती है तो बच्चों यहाँ से ये कॉपर जो है इस सल्फेट से मिलके दोबारा से कॉपर सल्फेट बना के सोल्यूशन में गिरती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ द कॉपर सल्फेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिमेन्स कांस्टेंट। और जबकि ये वाली जो कॉपर है, ये कॉपर पॉजिटिव 2, ये बच्चों कैथोड पर चले जाते हैं, और कैथोड के ऊपर जब ये कॉपर पॉजिटिव 2 जाते हैं तो कैथोड के ऊपर वो 2 इलेक्ट्रॉन भी बैटरी खींच के ले आई हुई है यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाते हैं, और यहाँ पे बच्चों ये दोबारा से कॉपर बन जाती है, और ये कॉपर यहाँ पे आके डेपोजिट होती जाती है। तो देखिए इस तरह से इस प्लेट के ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर आके इकट्ठी होती जा रही है, जबकि यहाँ से कॉपर सोल्यूशन में गिरती जा रही है। बर्फ नहीं खुरती, वैसे ये खुरती जा रही है और यहाँ पे आके
इसके ऊपर कोटिंग होती जा रही है। तो डेट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसमें आप लोगों को बस ये इक्वेशंस का लाजमी पता होना चाहिए कि एनोड के ऊपर कौन सी हो रही है, ठीक है जी, और कैथोड के ऊपर कौन सी हो रही है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़। फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि ये जो जो केमिकल चेंज होता है ना, ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज डिपेंड करता है, ये बुक की लाइन है, ये केमिकल चेंज डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर, ठीक है, लिक्विड हमारा इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कौन सा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट भी हो सकता है, तो नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड, बुक की लाइन बोल रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेचर ऑफ, मैं इधर लिख भी देता हूँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो उसके अंदर से पास करती है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। इन दो चीज़ों के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है तो केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट से क्या मुराद है, देखें जो कॉपर सल्फेट को पोटेंशियल देना है इसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, वो वोल्टेज या हमें वो वाला पोटेंशियल हमें जिंक सल्फेट के लिए तो नहीं चाहिए होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए तो नहीं चाहिए होगा। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचर भी डिफरेंट है, इसलिए उनके वोल्टेजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट हो। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपकी बुक में लिखी हुई थी। हमारा जो असल टॉपिक है एमडी कैट का, और बहुत ही कमाल किस्म का टॉपिक जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, का नाम है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ किससे रिलेटेड बहुत ही कमाल किस्म के सवालात बनते हैं पेपर में, और आप जैसे बच्चे जो है ना आसान आसान चीज़ों को ऐਵੇਂ ही पकड़ के गलत कर दें। अच्छा, अभी मुझे एक आधे बच्चे का ना आज मैसेज आया हुआ था कि सर जी मैं ना एमसीक्यूज जब करता हूँ तो मेरे से एमसीक्यूज सॉल्व नहीं होते, मेरे एमसीक्यूज गलत बहुत हो जाते हैं। उत्तर मैं आपको एक बात बता दूं, एमडी कैट के 2017 से लेकर 2023 तक का पेपर इस वक्त मेरे सामने पड़े हुए हैं। आप पास्ट पेपर्स उठा के देख लें, किसी भी पास्ट पेपर में आपको बहुत टिपिकल एमसीक्यूज नज़र नहीं आएंगे। बच्चों को एमसीक्यूज के लिए गुमराह किया जाता है घेरने के लिए कि भाई तुम्हें आओ बड़े बड़े मुश्किल एमसीक्यूज करवाऊंगा, ठीक है, तो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं, वाह यार मैंने नई चीज़ सीख ली, और अपनी आसान चीज़ों को भूल जाते हैं। आप लोग भी यकीनन इस वक्त यही काम कर रहे होंगे, आप लोगों को कोई भी मुश्किल चीज़ नज़र आ जाती होगी, आप उसके ऊपर 2-2 घंटे ज़ाया कर देते हैं, और भाई आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिलेबस के मुताबिक फ़िज़िक्स की तो जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आप उसको उस तरीके से कर लेंगे, तो आप इंशाल्लाह पेपर में 54 में से 54 मार्क्स भी ले सकते हैं। लास्ट ईयर भी जो सेशन था मेरा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे के पूरे आए थे, एक के 53 भी आए थे, तो बच्चों के नंबर आते हैं। तो बस तैयारी आप लोगों ने अपनी अच्छी रखनी है, और कंफ्यूज नहीं होना, और बहुत आसान चीज़ को मुश्किल नहीं बनाना, और मुश्किल चीज़ को छोड़ देना है। अगर आपको कोई बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशंस के सवाल दे देता है ना, आप उनको उसको जो है ना जस्ट वो पेज को फाड़ दें और आगे चलें, और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखें। ये फजूल चीज़ों की तरफ आप दौड़ेंगे तो आप अपने आप को खुद ही फंसाएंगे, और यही वजह है कि बच्चे जो है ना फिर वो एमडी कैट के आधे साइको हुए होते हैं बेचारे। तो लिहाजा आप लोगों को ऐसी चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और एमसीक्यूज़ की बुकलेट अगर लेनी है वो आप देख लें, अगर आपके पास कोई भी पहले हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, तो आप बस वहाँ से प्रैक्टिस करते जाएँ, बात खत्म। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ले जी, ओहम्स लॉ क्या कहता था? ओहम्स लॉ में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। हम जो कंडक्टर के टर्मिनल्स को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो यहाँ पे इक्वल कांस्टेंट आता है और साथ में ये वी। अच्छा, अब कई जगहों पर बच्चे कहते हैं सर हमने तो एक फलानी किताब के अंदर ये नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा कि सर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। ये लो आप इसके लिए आज से कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई। अब ये दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क क्या है बच्चों, याद रखिएगा कि करंट का रेजिस्टेंस के साथ हमेशा इनवर्स रिलेशन हो। जहाँ पे भी करंट ज़्यादा फ्लो करेगा इसका मतलब है वहाँ पे उसके रास्ते में रुकावट कम है तो वो ज़्यादा फ्लो कर रहा है ना, और जहाँ पे रुकावट उसके रास्ते में ज़्यादा होगी उसका फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो इस रिलेशन में अगर आप देखें आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वी में,
तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो 1/r होता है, क्योंकि करंट का रेजिस्टेंस के साथ हमने इनवर्स रिलेशन बरकरार रखना है, इसको हमने नहीं करना। तो इनवर्स रिलेशन तब भी आएगा जब यहाँ पे 1/r होगा। तो मैं इस टेक्निक के मुताबिक बच्चों को कहता हूँ, बस वो बात इतनी सी याद रख लें कि करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन शो करने की वजह से हम यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे 1/r पुट करते हैं, वरना इसकी रीज़न ये नहीं है। उसके लिए आपको पहले जो है ना वो फिर बाकी चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, मगर हमें उसमें अभी ज़रूरत नहीं है उसमें एमडी गेट में। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास ओहम्स लॉ का फार्मूला बन गया जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो R लिखूंगा, क्योंकि ये जब R इधर ला के डिवाइड करेंगे तो बेसिकली I इज इक्वल टू V/R बन जाएगा दोबारा यही। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपली V इज इक्वल टू आई आर लिख देते हैं। तो अब देखिए मैंने दोनों केसेस से आंसर निकाल लिया है, वो आंसर सेम आ गया। अब पेपर में MCQ यहाँ से कैसे बन सकता है, वो आपको पेपर में कहेगा इफ I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू V, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्स्टेंट। तो बच्चों इस वक्त ये जो कॉन्स्टेंट है ये 1/r है। दिस 1/r इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। तो I इज इक्वल टू G इंटू V, ये भी फार्मूला बनता है, एंड दिस G इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अभी हम ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात आगे जाके करेंगे भी काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। और जबकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज ओनली रेजिस्टेंस। तो ये दो बातें बड़ी मशहूर है MCQs के लिहाज से कि इधर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज रेजिस्टेंस, और इधर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज कंडक्टेंस। अच्छा जी, फिर इसके बाद बच्चों इसी ओहम्स लॉ के अंदर हम यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की ही बात कर लें तो चले हम रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की पहले बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला देखते हैं। देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला है बेसिकली V/I। क्या फार्मूला है रेजिस्टेंस का? V/। अब इसके यूनिट निकालें। रेजिस्टेंस के SI यूनिट कैसे निकलेंगे? वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का होता है एम्पेयर। तो ये बन गया वोल्ट पर एम्पेयर। अब वोल्ट किसके बराबर होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वोल्ट बराबर होता है जऊल पर कूलम के। ये पर एम्पेयर अपनी जगह पे रहने दें। अच्छा, अब जऊल की जगह पे आप लगा दें किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, और पर कूलम जो होता है ये पर एम्पेयर पर सेकंड होता है, और साथ वाला पर एम्पेयर अपनी जगह पे रहा। तो ये मिलके बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, बल्कि पर क्यूबिक सेकंड, क्योंकि वो पर सेकंड और पर सेकंड स्क्वायर मिलके पर क्यूबिक सेकंड बन जाएगा पर स्क्वायर एम्पेयर। तो बच्चों ml ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड पर स्क्वायर एम्पेयर दैट इज द SI बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू ओहम। क्या बोलते हैं इसको? ओहम बोलते हैं। ओके बच्चों, अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो किलोग्राम की जगह पे M, मीटर की जगह पे L, ठीक है, S की जगह पे T और करंट की जगह पे A। ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो SI बेस यूनिट, SI यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये बात हो गई। अच्छा, जब कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस जो होती है वो I/V होती है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है एम्पेयर पर वोल्ट। इसको हम बोलते हैं ओहम का उल्ट महो। क्या बोलते हैं इसको? महो भी बोलते हैं, ओहम का उल्ट महो। और बच्चों इसका एक और नाम भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइमन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको साइमन भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं जी? साइमन बोलते हैं। तो अब ये जो कंडक्टेंस है बच्चों, इसकी अगर यूनिट्स की बात करें तो रेजिस्टेंस के बिल्कुल उलट है। तो मैंने रेजिस्टेंस की निकाली है, मुझे इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं रेजिस्टेंस वालों को उल्टा देता हूं। पर किलोग्राम, पर स्क्वायर मीटर, क्यूबिक सेकंड, एम्पेयर स्क्वायर। और अगर मैं बच्चों बात करता हूँ इसकी डायमेंशंस की, तो इसकी डायमेंशंस के लिए पर M, L की पावर -2, T की पावर 3, एम्पेयर की पावर 2, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टेंस। तो बच्चों ये कंडक्टेंस की डायमेंशंस और रेजिस्टेंस की डायमेंशंस और इनके यूनिट्स आ गए हैं, क्योंकि फार्मूला सामने थे तो इसलिए हमने भी इनकी बात कर ली है। इसके बाद रेजिस्टेंस के बाद अभी हम इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले हम जरा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ओहम्स लॉ में हम लोग जो डिवाइसेस पढ़ते हैं दो तरह की होती हैं, ओहमिक डिवाइस और नॉन ओहमिक डिवाइस। कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं बच्चों? ओहमिक और नॉन ओहमिक। अच्छा, ओहमिक डिवाइसेस में और नॉन ओहमिक डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता
ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं उनको हम बोलते हैं ओहमिक डिवाइसेस। एक साइड पे हम ओहमिक लिख लेते हैं, दूसरी साइड पे हम बच्चों नॉन ओहमिक डिवाइसेस को लिखेंगे। अच्छा, अब ये ओहमिक डिवाइसेस कौन सी है? द डिवाइसेस विच ओबे ओहम्स लॉ। क्या ओबे करती हैं बच्चों? जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं वो ओहमिक डिवाइसेस होती हैं। और ऐसी डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती। अब ओहम्स लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओहम्स लॉ ओबे करेगा। जबकि यहाँ पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अगर नहीं रहेगा तो वो नॉन ओहमिक डिवाइस हो जाएगी। ठीक है। और अगर ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रहेगा, इट मींस के रेजिस्टेंस क्या रहेगी, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस आएगी। ये दोनों कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, रेजिस्टेंस हो या कंडक्टेंस वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मगर हम सिर्फ अभी कंडक्टेंस के लिहाज से, रेजिस्टेंस के लिहाज से देख लेते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जिनकी रेजिस्टेंस क्या रहती है, थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, वो ओहमिक होती हैं। और ऐसी डिवाइसेस जिनमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि टेम्परेचर के चेंज होने से वो चेंज हो जाती है, हम ऐसी डिवाइसेस को बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। फिर ऐसी डिवाइसेस जिनका आई वी ग्राफ, करंट वोल्टेज ग्राफ या वोल्टेज करंट ग्राफ, दोनों में से कोई भी हम ले लें, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अगर तो बच्चों वोल्टेज करंट ग्राफ या करंट वोल्टेज ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा तो बच्चों ऐसे डिवाइस को ओहमिक डिवाइस बोलेंगे। और जिनका करंट वोल्टेज ग्राफ या वोल्टेज करंट ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बल्कि ये कर्व्ड लाइन होती है, ये कर्व्ड होता है बल्कि ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को हम बच्चों क्या बोलेंगे, नॉन ओहमिक ग्राफ बोलेंगे, या ऐसी डिवाइस को हम नॉन ओहमिक डिवाइस बोलेंगे। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या काम करते हैं जी, हम ग्राफ ले लेते हैं एक, यहाँ से हम एक ग्राफ उठाते हैं जी, ग्राफिकली इसको ज़रा ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये लेट्स सपोज जी हमारे पास ये ग्राफ में वेरिएबल्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखें, मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज ले लेता हूँ और एक्स एक्सिस के ऊपर करंट ले लेता हूँ, तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, ग्राफ की क्या होगी बच्चों, जो स्लोप होगी, स्लोप तो बराबर होती है, ये होगी वाई एक्सिस वाला वेरिएबल डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाला वेरिएबल, वोल्टेज ओवर करंट, और ये बराबर आएगा रेजिस्टेंस। और हम इस ग्राफ की स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट थीटा का जो आंसर निकाला करेंगे वही रेजिस्टेंस का आंसर होगा। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, इसको बोलते हैं वी आई ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर हमारे पास ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से हो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ग्राफ में मैं वेरिएबल्स को जब चेंज करूंगा ना फिर आपका दिमाग भी ख़राब होना है। अच्छा, अगर हमारे पास वाई एक्सिस पे करंट हो, एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज हो, तो ऐसे ग्राफ की जो स्लोप होगी, अब ग्राफ की जो स्लोप है ये आई ओवर वी आएगी। और आई ओवर वी जो है ये 1/r आएगा। 1/r को बोलते हैं कंडक्टेंस। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी बच्चों वो हमें कंडक्टेंस देगी और इस ग्राफ को हम बोलेंगे आई वी ग्राफ। तो अब ग्राफ में आप लोगों ने वेरिएबल्स को लाजमी देखना है, बच्चे वेरिएबल्स नहीं देखते और अन्य वहाँ आंसर लगा देते हैं। तो अब देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, तो याद रखें स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें रेजिस्टेंस देती है, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ हमें कंडक्टेंस देती है। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ग्राफ में एक ये रिजल्ट है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार ये एक रिजल्ट है हमारे पास इस ग्राफ का, ये ग्राफ में ये रिजल्ट ये शो कर रहा है कि यार वोल्टेज का करंट के साथ जो चक्कर है वो डायरेक्ट चक्कर है। तो आप देखें इस ग्राफ पे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस ग्राफ में आप किसी भी पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, तो आप चुप करके इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से एंगल देखें, लेट्स सपोज ये एंगल बिल्कुल 45 डिग्री बन रहा है।
इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस इसका एंगल 45 डिग्री बन रहा है। इस पॉइंट पे आप चेक करना चाहते हैं, इसका एंगल एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बन रहा है। अब आप देखें कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा, ये चर्सी, ये तो इस पूरे ग्राफ में हर जगह पे कितना रह रहा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसका मतलब है जब थीटा ही चेंज नहीं हो रहा तो टेंजेंट थीटा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब टेंजेंट थीटा कांस्टेंट रहेगा, इट मींस इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि इस ग्राफ की जो रेजिस्टेंस है ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दिस ग्राफ शोज द कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड दिस ग्राफ इज ओहमिक डिवाइस। ओहमिक डिवाइस का ये ग्राफ है। अगर अब यही हमारे पास बच्चों ग्राफ इस तरह से होता, ये आई वी ग्राफ है हमारे पास। अगर ग्राफ हमारे पास बच्चों ये आई वी है तो देखें ये भी सेम इसी तरह। अब हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर, अब ये आई वी ग्राफ से हमें मिलनी है कंडक्टेंस। क्या मिलनी है, कंडक्टेंस। तो इस पॉइंट पे आप 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, इस पॉइंट का भी एंगल, किसी भी पॉइंट का एंगल आप एक्स एक्सिस से देखें, ये 45 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब स्लोप इसकी भी क्या रह रही है, कांस्टेंट ही रह रही है। तो अब मगर अब ये क्योंकि ग्राफ आई वी है, ये ग्राफ आई वी है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है ये तो कंडक्टेंस है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये कंडक्टेंस कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा, अगर ग्राफ आई वी होगा तो उसकी स्लोप से आपको कंडक्टेंस मिलेगी, और अगर ग्राफ वी आई होगा तो उसकी स्लोप से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। अब इस बात से धोखा खाने वाले लोग, अभी देखना मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों में से अच्छे बच्चे जो है ना, जो तो रेगुलर क्लासेस में पढ़ते रहे, उन्हें तो जवाब दे देना है। और जो अगर अब जिन्होंने पढ़ लिया वो फिर भी जवाब ना दे तो फिर तो यकीन मानो ये जुल्म है। मैं आपको कहता हूँ जी, ये मेरे पास ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरे पास वोल्टेज करंट ग्राफ है, यहाँ पे मैं वी आई ग्राफ आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस ग्राफ में, अब मैं कहता हूँ ये सपोज करें दो कंडक्टर्स, एक कंडक्टर है ए, ठीक है, और एक दूसरा कंडक्टर है बी। ये दो कंडक्टर्स का ग्राफ है मेरे पास, एक कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर क्या है, बी। ये दो कंडक्टर्स का ग्राफ है। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कंडक्टर बी का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मेरा क्वेश्चन बस यहाँ पे, अब देखें दो तरह से ये पेपर में क्वेश्चन देखा गया। या तो वो आपसे पूछेगा बताएं इन दोनों कंडक्टर्स में से किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, इन दोनों कंडक्टर्स में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक। या वो आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है रेजिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बी की रेशो क्या होगी। या वो आप लोगों को क्वेश्चन ये दे सकता है कंडक्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस ऑफ बी की रेशो क्या होगी, ठीक है। तो अभी देखिए ये चार टाइप के क्वेश्चन सिर्फ इसमें से बन सकते हैं। रेशो पूछ सकता है रेजिस्टेंसेस की, रेशो पूछ सकता है कंडक्टेंसेस की, किसकी रेजिस्टेंस बड़ी है, किसकी कंडक्टेंस बड़ी है, किसकी रेजिस्टेंस कम है, किसकी कंडक्टेंस कम है। अब ये एमसीक्यू आप जब कभी जिंदगी में आप लोगों को मौका मिलेगा डिफरेंट किताबें पढ़ने का ना, तो आपको तकरीबन हर किताब के अंदर ये एमसीक्यू मिलेगा। मगर ईमानदारी की बात है, एमडी कैट के पेपर में आज तक नहीं मैंने देखा। मगर क्योंकि मार्केट के लिहाज से थोड़ा सा हमको भी साथ चलना पड़ता है, वरना तो आप लोग कहेंगे पता नहीं ऑनलाइन में पैसे ज़ाया कर लिए हमने, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको फिर भी डिटेल में पढ़ लेते हैं, चलो आपके नॉलेज के लिए ही सही। अब देखिए ऐसे ग्राफ में, ऐसे ग्राफ को अब हमने क्या काम करना, पहले सबसे तो हम चुप करके कंडक्टर ए की निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालनी है। पहले देखें ग्राफ कौन सा है, वी आई। तो वी आई ग्राफ की जो हमें स्लोप है, ये स्लोप हमें क्या देगी, वी आई ग्राफ की जो स्लोप होगी ये हमें देगी बच्चों क्या, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स द, यहाँ पे मैंने बताया वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगी वो टेंजेंट थीटा के बराबर होगी बेसिकली। तो अगर मैं आर ए और आर बी निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा ए डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा बी पुट करना पड़ेगा। अब ये टेंजेंट के आगे जो एंगल्स है ना, इनका भी बड़ा रोल है, ये भी न्यानों को जल्दी याद नहीं होता। टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60 डिग्री। अब कई चरसी किस्म के लोग हैं ना, ठीक है, जिन्होंने कभी जिंदगी में एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज की शक्ल भी नहीं देखी होती, वो यहाँ पे क्या काम करेंगे, वो यहाँ पे टेंजेंट को टेंजेंट से काट देंगे, 0 को 0 से काट देंगे और 3 को 6 से काट के 1/2 बचा लेंगे। भाई तुम ये भी ना काम करना, तुम्हारी मेहरबानी है। अच्छा, अब टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल की मिसों से भी, 1/√3 होता है। और टेंजेंट 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है। ये 1/√3, जब 1/√3, ये 1/√3 जो है नीचे आके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दफ़ा √3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दफ़ा √3 का मतलब है कि √3 की पावर 2, ये 2 अंडर रूट से बशीर हो गया, तो आपके पास 1:3 बचा।
इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ ए ओवर रेजिस्टेंस ऑफ बी इज 1:3। तो अगर रेजिस्टेंस की रेशो 1:3 आई है, यानी कि ये अगर आपका आंसर 1:3 है, तो कंडक्टेंस तो इसके उल्ट होती है ना। तो आप चुप करके कंडक्टेंस को लिख देंगे 3:1, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपके सर पे ईंट बजी है। अब बच्चे कहते हैं सर पेपर में अगर वो क्वेश्चन ही सिर्फ कंडक्टेंस का पूछ ले, तो भाई आपको तो पता है कि इस ग्राफ की स्लोप ने आपको रेजिस्टेंस देनी है, आप रेजिस्टेंस का आंसर निकालें, उसके ऑपोजिट लगा दें आंसर, वो कंडक्टेंस का होगा। फिर अगली बात, अब देखें इस रिलेशन से ही पता चल रहा है कि आर ए जो है, मैं ये भी कह सकता हूँ आर ए इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाई 3। तो क्या हम यहाँ पे फिर ये नहीं कह सकते आर बी जो है वो 3 टाइम्स है आर ए के, और यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंडक्टर बी की रेजिस्टेंस कंडक्टर ए से बड़ी है, कितने गुना? 3 गुना। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए, हाउ मेनी टाइम्स? क्लियरली नजर आ रहा है। और अगर मैं आपसे कंडक्टेंस की बात करूंगा, तो कंडक्टेंस फिर अगर इसी क्वेश्चन में अगर कंडक्टेंस की बात करें, तो कंडक्टेंस ऑफ ए जो होगी वो बड़ी होगी कंडक्टेंस ऑफ बी से। तो अब देखें, अगर मैं अब आपसे 4 तरह के क्वेश्चन पूछे थे, रेशो वाला पूछा, आपने रेशो का आंसर दे दिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसकी स्लोप इसकी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, मोर रेजिस्टेंस, जबकि इसकी क्या है? लेस रेजिस्टेंस। और अगर बात करें कंडक्टेंस की, तो बच्चों इसकी लेस कंडक्टेंस है और इसकी मोर कंडक्टेंस। तो ले जी, ये होगी आपकी इन ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यूज की कुछ बात ओहम्स लॉ में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ तो आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो भाई कोई बात नहीं, आ तो जानी चाहिए। अगर नहीं आई इसका मतलब है कि तुम ना एमडी कैट के बारे में भी कुछ सोच लो, टाइम है। इसके बाद अब हम लोगों ने वो ग्राफ कर्व्ड अगर हो, अगर हमारे पास ओहम्स लॉ का ग्राफ एक कर्व्ड शेप हो, यानी कि ग्राफ की जो, अगर आप लोगों को याद हो तो वो आप मैट्रिक में पढ़ा था कि अगर ये आई वी ग्राफ है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज है, वाई एक्सिस के ऊपर करंट है, अगर आई वी ग्राफ ऐसे आ जाए, अब ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये नॉन ओहमिक डिवाइस है। अच्छा, ये जो ऊपर वाले जितने भी हमने ग्राफ पढ़े हैं ना, ये ग्राफ भी ओहमिक डिवाइस का है, ये ग्राफ भी ओहमिक डिवाइस का है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों ग्राफ भी ओहमिक, इसका मतलब दोनों कंडक्टर्स ए और बी ओहमिक हैं। मगर ये ग्राफ जो है ये नॉन ओहमिक डिवाइस का है, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ग्राफ की पहचान बस ये है कि इस ओहमिक की पहचान ये है कि जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वो ओहमिक, जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है ये नॉन ओहमिक। और ये ग्राफ बच्चों किसका होता है? ये ग्राफ होता है बेसिकली फिलामेंट, इसका ग्राफ होता है बल्ब का जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन का जो बना होता है, ठीक है, वो पीली बत्ती वाले जो थे वो पुराने ज़माने में टंगस्टन फिलामेंट वाले, तो वो जो फिलामेंट है, ठीक है जी, बल्ब का फिलामेंट, उसका ग्राफ ऐसा होता है। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों है, ये आप बड़ी डिटेल्स में पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फिलामेंट में होता ये है कि जब करंट गुजरता जाता है ना, तो कुछ देर बाद वो हीट अप होना शुरू होता है, और हीट अप होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रहने की वजह से उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। अब यहां पर भी देखें, अगर मैं इस ग्राफ में देखें, ये आई वी ग्राफ है, जरा गौर से सुनिएगा, आई वी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? कंडक्टेंस। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं स्लोप देखता हूं तो यहां पे टेंजेंट, अगर मैं यहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये टेंजेंट लाइन तकरीबन 45 डिग्री का एंगल बना रही है, इधर टेंजेंट लाइन जो है वो 0 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब है यहाँ पे टेंजेंट 0 है, इसका मतलब टेंजेंट 0 का मतलब है कि यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे टेंजेंट 45 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि इस ग्राफ में कंडक्टेंस जो है यहां से ऊपर तक जाते वक्त क्या कर रही है? कंडक्टेंस जो है यानी स्लोप जो है वो कंडक्टेंस देगी, वो डिक्रीज कर रही है। तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगी बताएं? इंक्रीज करेगी। और ये ग्राफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। बहुत कमाल किस्म की बात बता रहा हूं, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। और बल्ब का जो फिलामेंट है, जाहिर बात है जब उसमें हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज ही तो करती जाती है। तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, और इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस को और डिक्रीजिंग कंडक्टेंस को। इसीलिए ये ग्राफ फिलामेंट बल्ब का है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एफएससी की किताबों में नहीं लिखी, और बहुत कम जगहों से आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। ये हो गया नॉन ओहमिक डिवाइस का। फिर अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ हो आप लोगों को, तो वो आप लोग चैप्टर नंबर 18 में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ग्राफ पढ़ते थे,
इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड यहाँ पे हमारे पास एक वाई एक्सिस के ऊपर करंट था, एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज था। तो डायोड का ग्राफ आप लोग पढ़ते थे कि 0 पॉइंट जो डायोड सिलिकॉन का बना होता है वो 0.7 वोल्ट के बाद जाके कंडक्ट करता है और फिर उसके ग्राफ में ऐसे ऐसे वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता था। तो ये ग्राफ जो था, अब ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये डायोड का ग्राफ था। इसको हम चैप्टर नंबर 18 में जाके डिस्कस कर लेंगे अगर मौका मिल गया कभी। तो ये डायोड का जो ग्राफ होता है बच्चों, इस डायोड के ग्राफ में हमें ये बात साफ पता चल रही है कि ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो डायोड इज ऑल्सो अ नॉन ओहमिक डिवाइस। डायोड इज ऑल्सो अ नॉन ओहमिक डिवाइस। और अगर आप इस ग्राफ की भी स्लोप देखें तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है बताएं। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, ये जो बल्ब है, ये जो फिलामेंट बल्ब है, ये किसका बना होता है? ये कंडक्टर का ही बना होता है ना, ये टंगस्टन कंडक्टर ही है। तो कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और कंडक्टेंस कम होती है, ये भी याद रखिएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और रेजिस्टेंस के बढ़ने से कंडक्टेंस कम होती है। तो देखें, जैसे जैसे फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जारी बात है कंडक्टेंस डिक्रीज करती है और रेजिस्टेंस इंक्रीज ही तो करती है। तो फिलामेंट जो था ये कंडक्टर का बना हुआ था। जबकि नॉन ओमिक डिवाइस में अब देखिए यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे अब देखिए ये आई वी ग्राफ है। आई वी ग्राफ की स्लोप हमें कंडक्टेंस देती है। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे ऊपर जाते जाते स्लोप मैक्सिमम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे स्लोप 0 डिग्री है, यहाँ पे स्लोप क्या है, हम यहाँ पे कह सकते हैं स्लोप यहाँ पे मिनिमम है। जबकि इधर पहुंच रही है तो स्लोप क्या होती जा रही है, ढलवान जो है वो मैक्सिमम हो गई है। इसका मतलब है कि ऊपर जाते जाते कंडक्टेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस और इंक्रीजिंग कंडक्टेंस को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है हीटिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। करंट बढ़ रहा है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है जबकि कंडक्टेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, कंडक्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और ये चीज जो होती है ये सेमी कंडक्टर्स की होती है। बहुत काम की बातें आपको मैंने बता दी है ये सेमी कंडक्टर इसलिए बोलते हैं। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है और टेम्परेचर के कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, या टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी और उनकी कंडक्टेंस बढ़ती है। जबकि कंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टेंस कम होती थी। तो ये बच्चों बड़ी काम की बात थी ग्राफ ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइस के बारे में। इसी तरह फिर आप थर्मिस्टर्स का टॉपिक पढ़ते थे यार। थर्मिस्टर्स का भी वो जो आपने कहानियां पढ़ी हुई है ना कि थर्मिस्टर जो होता है वो टेम्परेचर सेंसर होता है, वो आपने बुक से एक बार उसको रीड कर लेना। उसमें से कोई आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप लोग उसमें ताकि ज़रा बता सकें उस क्वेश्चन को। लो जी बच्चों, ये तो हो गई बात हमारे पास ओहम्स लॉ की। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो तरह का था, अगर आपको याद हो। रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन था ये दो तरह का होता है। अब जिस बच्चे को कैपेसिटर्स वाला कॉम्बिनेशन आता है ना, उसके लिए ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन दो होते हैं। एक को हम नाम देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और एक को हम नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट हुए हो तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। जबकि साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। In series combination, all the resistors are connected along the same path. If that is the resistance 1, that is the 2, that is the resistance R3, and these three resistors are connected with the help of a battery. In this combination, the path for the flow of the current is only one. So these resistors are connected end to end. These resistors are connected end to end. That is known as series combination. But if the resistors are connected in this way, that is the one resistor, that is the other resistor, सिमिलरली एक और रेजिस्टर है ये। इन तीनों को हमने अटैच कर दिया बच्चों किसके साथ, एक अदद बैटरी के साथ।
ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, ये रजिस्टर R3 है, ये बैटरी है, ये वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, अब जब इसमें से करंट आया यहाँ पे, अब करंट यहाँ पे आके डिफरेंट पाथ में डिवाइड हो गया और यही करंट दोबारा यहाँ से मिलके दोबारा इधर सर्किट में आ रहा है और इस तरीके से आपका सर्किट पूरा हो रहा है। मगर आप देखें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो करने के पाथ डिफरेंट हैं। तो ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, याद रखिएगा, ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसमें करंट के फ्लो करने का पाथ एक ही हो, I1 हो या I2 हो या I3 हो, तीनों रेजिस्टर्स में फ्लो करने वाला करंट क्या हो बच्चों, सेम हो। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट सेम है, जबकि बैटरी का जो वोल्टेज है बच्चों वो डिवाइड हो जाएगा। 3 लगे हुए तो 3 रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 लगे होंगे 4 रेजिस्टर में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जो करंट यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के देखें टर्मिनल जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी, तो वी कैन से दैट जो करंट है वो तो डिवाइड होगा। इसमें करंट इसमें 3 हिस्सों में क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है, I1 I2 I3। जबकि जो वोल्टेज है वो क्या रह रहा है सबके क्रॉस, वो सेम रहेगा, V1 है या V2 है या V3 है, ये बैटरी वाला वोल्टेज ही रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। इसके बाद बच्चों अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हों तो इनकी आर इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला वही R1 जमा R2 जमा R3। कैपेसिटर्स के उलट है, ये जरा याद रखिएगा। कैपेसिटर्स में ऐसा नहीं था, वो 1/R इक्विवेलेंट था सीरीज में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर तो दो रेजिस्टर सिर्फ पैरेलल में लगे हों, ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स, अगर तो सिर्फ 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों तो फिर बच्चों उनके लिए ये शॉर्टकट याद रखें कि ऊपर दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा R1 इंटू R2, और नीचे बच्चों दोनों का क्या आता है, सम आता है। तो ये बस एक याद रखना है आपने की पॉइंट समझ के कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर, ये है सिर्फ ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स है, ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में सिर्फ 2 रेजिस्टर्स का ये केस है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अब ये जो बच्चों रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर रेजिस्टेंस 4 से ज्यादा हो तो 5 हो 6 हो, तो हम सारों को ऐसे सॉल्व ऐसे लिख देते हैं कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n और साथ में लगा देते हैं आर आई। यानी जितने भी रेजिस्टर्स होंगे वो सारे सीरीज में जस्ट क्या कर दिया करने, हमने ऐड कर दिया करने, हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाया करना। अच्छा, ये तो बात होगी बच्चों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंसेस की, मगर अभी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अगर सीरीज में लगे हुए तमाम रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हों, एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए अगर तमाम रेजिस्टर्स बच्चों आइडेंटिकल हों तो एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो एन आर के बराबर होगी। और अगर वो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होंगे तो पैरेलल में एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर लगे हों, पैरेलल में अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हों तो फिर बच्चों आर इक्विवेलेंट का फार्मूला जो होता है वो आर ओवर एन होता है। आप देख रहे हैं जिसने कैपेसिटर पढ़ा है ना उसको तो ये बातें जल्दी समझ आ जाएंगी। अब आर ओवर एन कैसे होता है, वही वही बात यार, ये वन अगर ये सारे सेम हो तो ये 1/R जमा 1/R जमा 1/R, लेट्स सपोज 3 होते तो ये आंसर आ जाता 3/R। तो ये 1/R का आंसर 3/R आना है। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, वो R/3 आ जाएगा। अगर 4 होते तो R/4 आना था। तो इस तरीके से आप इसको एन आर ओवर एन बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया। लें जी, एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब भी रेजिस्टर्स में मुझे बताएं जो ओवरऑल आंसर आएगा यहाँ पे वो हर इंडिविजुअल से मुराद इनफरादी रेजिस्टर से बड़ा होगा। देखिए अगर एक रेजिस्टेंस ये 2 ओम का होता, ये 3 का होता, ये 4 का होता, तो आपका आंसर कितना आना था, 9 नहीं आना था। तो ये जो 9 आना है ये इन सबसे बड़ा नहीं आना, बताओ। सबसे इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी होती है। जबकि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आती है वो ओरिजिनल को n नंबर से डिवाइड करके आती है।
यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हमने किसी जगह पर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो तो टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। और अगर सर्किट में रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो तो टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट हम बच्चों क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स यूज करते हैं। ठीक हो गया। ले जी, ये बात हो गई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। मगर अभी आप सोच रहे होंगे खत्म होगी, मगर नहीं, खत्म नहीं हुई। फिर अगली बात सुने, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हर रेजिस्टर के क्रॉस, तो बच्चों इसमें से हम दो बातें करते हैं। V इज इक्वल टू होता है आई आर। इसका मतलब है कि अगर करंट कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसका मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर ज्यादा वैल्यू का होता है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी ज्यादा होता है। और फिर दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम पावर का एक फार्मूला यूज करते होते हैं आई स्केयर आर। तो यहाँ पे भी करंट कांस्टेंट है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी एक बात पता चल गई, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टर्स लगे हों तो बच्चों सबसे ज्यादा पावर कौन खर्च करेगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो बच्चों पावर उसी के क्रॉस ज्यादा होगी जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पावर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, पावर ज्यादा। ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि वोल्टेज क्योंकि कांस्टेंट होता है हर रेजिस्टर के क्रॉस, तो वोल्टेज कांस्टेंट होने की वजह से हम ये कहेंगे कि करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा ना। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस रेजिस्टर के अक्रॉस जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसके क्रॉस करंट उतना ही कम होगा। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस कम करंट होगा, यानी उसमें से करंट कम गुजरेगा। और पावर का जो हम फार्मूला यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वो हम यूज करते हैं V स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो यहां से भी हमें पता चल रहा है कि पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें पावर कम खर्च होगी, पावर कम डिसिपेट होगी। ले जी, इस बात के बाद अब अभी भी ये खत्म नहीं होगा भाई, अभी भी ये खत्म नहीं होगा, हौसला रखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो याद रखें, जब रेजिस्टर्स को हम सीरीज में लगाते हैं तो वोल्टेज डिवाइड होता है। तो अगर मैं सीरीज में सपोज करें 2 रेजिस्टर लगा दिए, 3 लगा दिए, और मैं कहता हूं कि बैटरी भी लगा दी, तो किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो उसके लिए बच्चों हम लोग एक रूल यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसका नाम देते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये रेजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज होता है, कैपेसिटर्स में भी आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास करंट डिवीजन रूल इस्तेमाल होता है। कौन सा रूल इस्तेमाल होता है, करंट मालूम करने के लिए किसी भी रजिस्टर के क्रॉस करंट डिवीजन रूल इस्तेमाल होता है। अब ये करंट डिवीजन रूल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और वोल्टेज डिवीजन रूल बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये बात नहीं आपने भूलनी। अच्छा लो जी, अब वोल्टेज डिवाइडर रूल हम कैसे लगाते हैं किसी भी सर्किट में। लेट वी से, मैं कहता हूँ यार मेरे पास ना किसी भी सर्किट में, जरा मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बात करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ यार मेरे पास ये एक अदद रजिस्टर है, ये एक दूसरा रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं एक बैटरी के साथ। यहाँ पे हम बैटरी भी लगाते हैं। भाई हमें दौड़ने की जरूरत नहीं, हमने सुकून से पढ़ना है, मगर पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है कि भाई कुछ समझ भी तो लगे ना, हमें दौड़ दौड़ के पढ़ने का फायदा। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये R1 है। 4 ओम का रजिस्टर है, R2 है। बैटरी का जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट मैंने इसको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं आपको कहता हूं जी बताएं इस अक्रॉस वोल्टेज जो होगा इस रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस, लेट्स सपोज ये वोल्टेज है V1, ये वोल्टेज है V2। मैं आपसे कहता हूं जी मुझे बताएं इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है। याद रखिएगा बच्चों, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाने के लिए जिस रेजिस्टर के क्रॉस आपने वोल्टेज निकालना होता है उसकी वैल्यू ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हैं टोटल वोल्टेज से जो कि 10 वोल्ट है। तो आपका आंसर आ गया 20 डिवाइडेड बाय 6। 20 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब है 10/3 वोल्ट, बस ऐसे आंसर आ गया। अच्छा अगर मैं कहता हूं जी दूसरे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो 4, दूसरे रजिस्टर की वैल्यू 4 है, नीचे 2 + 4 ही रहेगा, इनटू टोटल वोल्टेज अब हमारा 10 है। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 40/6। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा बच्चों वो 20/3 वोल्ट बन जाएगा। अगर अभी आप गौर से देखें, अगर मैं इन दोनों वोल्टेजेस को जो मेरे पास आए हैं मैं अगर इन दोनों को ऐड भी कर दूं तो मेरे पास दोबारा से 10 वोल्ट हासिल हो जाएगा,
इसका मतलब है टोटल वोल्टेज जो होता है बैटरी का वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया क्योंकि दो रेजिस्टर्स लगे हैं। दैट इज द वोल्टेज डिवाइडर रूल। ओके, अगर इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए करंट डिवाइडर रूल से, लेट वी से मैं कहता हूँ यार मेरे पास ये एक सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है, इसके साथ दो रेजिस्टर मैंने लगाए हैं, ये R1 एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, एक दूसरा रेजिस्टर है बच्चों उसका नाम है R2। चलिए, अच्छा इस रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है लेट्स सपोज 2 ओम, ये R1 है, R2 की वैल्यू भी है 2 ओम। वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं चलो लेट्स सपोज इसको चेंज ही कर लेते हैं, तुम कहोगे आसान वाला कर दिया सर ने। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करके कहता हूँ यार मैंने इसको कर दिया है 3 ओम का कर दिया, जायज़ जायज़ लगा। अब होगा क्या, बैटरी का जो ये बैटरी है और जो बैटरी हमने लगाई है बच्चों ये 2 वोल्ट की लगा दी, मतलब सेल जो है वो ये 2 वोल्ट हमने इसको वोल्टेज दे दी। अब होगा क्या, करंट आएगा, वो करंट जब यहाँ पे आएगा तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा, इस ब्रांच में जो करंट होगा I1, इस ब्रांच के करंट को हम नाम दे देंगे I2 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये I टोटल करंट आ रहा था हमारे पास, ये टोटल करंट आ रहा था I, ठीक है। और यहाँ से जब ये वापस आएगा I1, ये I2 आएगा तो दोबारा से यहाँ पे I ही करंट जाएगा और ये इस तरह से सर्किट पूरा हो जाएगा, ठीक है। वो बातें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके याद रखिएगा। अब करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए अगर मैंने जिस रजिस्टर के क्रॉस करंट निकालना है उसको छोड़ दूंगा, दूसरी ऊपर लिखूंगा। अगर R1 के क्रॉस निकालना है, ठीक है, तो I1 निकालना है तो मैं R2 ऊपर लिखूंगा, नीचे मैं टोटल रेजिस्टेंस लिखूंगा और बच्चों मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा टोटल वोल्टेज से, नहीं टोटल करंट से, टोटल करंट से। बच्चे गलती कर बैठते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, भाई चर्सियो ये वोल्टेज दिया हुआ है करंट नहीं दिया हुआ। तो करंट अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये 3/5 तो आपका आया, मगर करंट का फार्मूला होता है वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए 3/5 यहीं पे रहने दें, वोल्टेज कितना हमने दिया, 2 वोल्टेज दिया है और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, दोनों पैरेलल में है, 3 और 2 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5, तो 6/5 ओहम निकलेगी। तो मैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट पुट कर दूंगा 6/5, कितनी पुट कर दूंगा 6/5। तो बच्चों जब मैं 6/5 पुट कर दी, अब ये देखें कितना बन गया, तो I1 बराबर आ गया बच्चों, ये 3 इंटू 2 बन जाएगा, ऊपर 6 बनेगा, ये 5 है और बच्चों ये नीचे 6 ओवर 5 है, ऊपर जाके 5 ओवर 6 हो जाएगा, ये कट जाना है, आंसर 1 एम्पेयर आ जाना है। कितना आंसर आ जाना है, 1 एम्पेयर आंसर। कितना आंसर आ गया जी, 1 एम्पेयर। अच्छा अगर मैं कहता हूँ करंट 2 निकालना है, अच्छा पहले तो आप देखिए ना, अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली तो इक्विवेलेंट टोटल करंट कितना होगा, V ओवर R इक्विवेलेंट। अच्छा आप ऐसे आसान काम कर लें, V कितना है आपके पास 2, R इक्विवेलेंट कितना है 6/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10/6, 10/6 बोले तो 5/3 एम्पेयर, 5/3 एम्पेयर आपका करंट आ रहा है बेसिकली। जब आप इसको 5 ये नहीं, आई आपके पास 5/3 आ गया, इसको 3/5 से करवाओगे तो वो कट ही जाएगा, 1 एम्पेयर रहेगा। I2 निकालते हैं, अब I2 किसके बराबर रहेगा, I2 बराबर रहेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 और वोल्टेज जो है हमारे पास वो 5/3 है, जो टोटल करंट है। अब देखिए ना, अगर I2 निकालना है तो R1 ऊपर लिखनी है, 2 है नीचे, 2 प्लस 3। तो अब देखिए बच्चों इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 10, 5 इंटू 2 10, नीचे बन जाएगा 5 इंटू 3 15, तो ये बनेगा 2/3 एम्पेयर, तो ये I2 आ गया। अब आप एक काम करें, इन दोनों को ऐड करके देखें, 2/3 में 1 ऐड करें तो देखें आपका आंसर दोबारा से 5/3 एम्पेयर आ ही जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, आप बड़ी आसानी से इसको सर लें जी। तो देखें आप टोटल जो करंट बन रहा है ये 1 एम्पेयर है और 2/3 एम्पेयर, 1 प्लस 2/3 जब आप करेंगे तो आपका आंसर 5 एम्पेयर ही बन जाता है। तो टोटल करंट जो आया था 5/3, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसमें और इस। लें जी, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल करवाता हूँ जिसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल दोनों इकट्ठे ही लगने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से और बड़े गौर से इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बच्चों आपके सामने
आपको मैं कहता हूँ हमारे पास ना औखी वाली एग्जांपल दूं या सौखी वाली दूं, क्या कहते हो? देखो भाई, लेट मी से हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में ये एक रजिस्टर है जो कि 2 ओम का है। हम इसके साथ एक और रजिस्टर लगा देते हैं और इधर भी एक और रजिस्टर लगा देते हैं। मैं ज़्यादा मुश्किल चीज़ की तरफ नहीं जा रहा, आपकी बुक वाली जो बातें हैं, आसान चीज़ें, उन्हीं से रिलेटेड आपसे बस सवाल पूछूंगा। थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा मगर कोई बात नहीं, कर लेंगे तो अच्छी बात है। इंजीनियरिंग में आता होता है ये, मेडिकल में कोई नहीं आता, मगर क्योंकि अगर पेपर में कोई ऐसी छोटी मोटी कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ आ जाए तो वो पूछ ले, तो फिर बाद में कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि हमने बिल्कुल, ये कौन सा कोई इतना टिपिकल है कि जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 9th 10th के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, तुम क्या चीज़ें हो। अच्छा जी, ये बैटरी लगाई हुई है हमने 2 वोल्ट की, लेट्स सपोज ये 2 वोल्ट हमने पोटेंशियल दिया हुआ है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। अच्छा, बहुत आसान सवाल पूछ लिया सर ये तो मैंने। हम क्या काम करेंगे भाई, देखो गौर से, ये 2 ओम का रजिस्टर है और ये 3, इसको लेट्स सपोज ये रजिस्टर है R1, ठीक है। अच्छा, ये रजिस्टर है R2, इस रजिस्टर को हम नाम दे देते हैं R3 का, ठीक है। मैंने ये तीनों रजिस्टर्स को नाम दे दिया, एक को R1, एक को R2, एक R3 का। अच्छा, तो देखें होगा यहाँ पे ये कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो पहली है R1। R1 जो है वो ऐड हो रही है किसमें, इन दोनों पैरेलल रजिस्टर्स में, R2 और R3 पैरेलल में है। तो जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में हो, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम आ जाता है। ये आसान तरीका आपको मैंने बताया था, बस खत्म होगी कहानी। तो 2 + 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, 2 + 18 डिवाइडेड बाय 9, 2 + 2, योर आंसर इज 4 ओम। ले जी, 4 ओम आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। फिर मैं आपको कहता हूं इस सर्किट का टोटल करंट बताओ बच्चों कितना होगा। आप कहेंगे सर इस सर्किट का टोटल करंट कैसे निकलेगा। टोटल करंट निकालने का फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो टोटल करंट का फार्मूला है टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस है कितनी 4, तो आपका आंसर आ गया 1/2। 1/2 बोले तो 0.5 एम्पेयर। अगर ये रजिस्टर किलो ओहम में होता तो आपका आंसर मिली एम्पेयर होना था, ये भी याद रखिएगा, यूनिट का बड़ा ख्याल रखना जरूरी है। अभी रजिस्टर्स आपको ओहम में गिवन थे, अगर किलो ओहम में होगा तो याद रखिएगा करंट मिली एम्पेयर में निकला करेगा। अच्छा, इसके बाद बच्चों रजिस्टर भी हो गया, इक्विवेलेंट करंट भी हो गया। फिर मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे आप बस ये बताएं कि R1 में से, R1 में से कितना करंट गुजरेगा, R2 में से कितना करंट गुजरेगा, R3 में से कितना करंट गुजरेगा। करंट थ्रू, करंट थ्रू R1, R2 एंड R3, इन तीनों रजिस्टर्स में से गुजरने वाला करंट बताओ भाई मुझे। अब करंट हमने तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस कैसे निकालना है। लो जी, तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस करंट निकालें, बहुत आसान तरीका। देखें, करंट जो आ रहा है यहाँ से, ये बैटरी से यहाँ से करंट जो आया, ठीक है, जो करंट यहाँ से टोटल आ रहा है मुझे बताएं, R1 में से भी तो वही गुजर रहा है क्योंकि ये कौन सा कहीं पर डिवाइड हो रहा है। तो टोटल करंट जो आ रहा है वो 0.5 एम्पेयर है। इसका मतलब R1 में से भी जो गुजर रहा है वो 0.5 एम्पेयर ही गुजर रहा है। R1 में से तो हमने कह दिया यार 0.5 एम्पेयर है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, जब ये 0.5 एम्पेयर इधर आया, अब इसने दो हिस्सों में डिवाइड होना है, इधर भी, और आके दोबारा से वापस इसने मिलके तो इधर सर्किट में इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है। अच्छा, अब इसका मतलब जब करंट इधर आके डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम करंट डिवाइडर रूल लगा लेते हैं, सिंपल।
R2 और R3 का करंट निकालने के लिए करंट डिवाइडर रूल निकालते हैं। अच्छा, R2 का करंट निकालना है यानी I2 निकालना है, तो इसको छोड़ें, दूसरी रजिस्टर कौन सी है, 6 वाली है। 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू जो टोटल करंट है वो 0.5 हमने, तो 6 बाय 9 और 0.5, जब आप इसको कैलकुलेट 0.5 1/2 होता है, 6/2 जो होगा वो 3 बाय 9, 3 बाय 9 बोले तो 1/3, तो I2 इज इक्वल टू 1/3 एम्पेयर, ये आपके पास आ गया है I2। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूं I3 निकालें, तो I3 बराबर होगा, I3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R2 वाली रजिस्टर ऊपर रखनी पड़ेगी, नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिखनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 0.5 का मतलब है 1/2, ठीक है। अब देखें ये आंसर बन गया 3/9 इंटू 1/2, तो ये बन गया 3/18। लो जी, आपके पास 3/18 एम्पेयर यानी कि 1/6 एम्पेयर, ये आपके पास आ गया है बच्चों I3। और अब देखें मजे की बात सुने, यही जो I3 और ये जो I2 है, यही वन, ये अब ये देखें ये किसके, इसके क्रॉस कितना आ रहा है, 3 ओम के क्रॉस बच्चों आ रहा है। जब हमने I2 निकाला है तो ये आया है आपके पास 1/3 एम्पेयर और ये आपके पास आया है 1/6 एम्पेयर। जब ये दोनों को ऐड कर देंगे 1/3 प्लस 1/6, तो आपका आंसर दोबारा से बच्चों वो कितना बन जाएगा, वो 1/2 एम्पेयर यानी 0.5 एम्पेयर दोबारा से बन जाएगा। तो 0.5 एम्पेयर ही आ रहा था। और अब एक और अगर इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें, हम ये भी कह सकते हैं अगर हमने इसके क्रॉस निकाल लिया था ना, तो अगर इस रजिस्टर, अब ये जो 6 ओम वाली रजिस्टर है ये उसके डबल है, तो करंट उसका हाफ होगा, तो अगर ये 1/3 है तो ये 1/6 एम्पेयर होगा। टेक्निक लगाने को आप जो सी मर्जी लगा लें, काफ़ी टेक्निक्स के जरिए से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ले जी, ये हमने करंट डिवीजन से निकाल लिया। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ वोल्टेज अक्रॉस, हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अब वोल्टेज निकालने के लिए अब हमें ना, अब जब हमने करंट डिवीजन रूल लगा लिया हुआ है, अब हमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। V1 इज इक्वल टू होगा I1 इंटू R1, क्योंकि अब R1 में से आप देखें जो करंट गुजर है वो तो टोटली गुजर है ना, I तो I है 0.5 और R1 कितना है, एक मिनट पहले ये कर लेते हैं, फिर V2 लिख लेते हैं। V2 किसके बराबर होगा, I2 R2। V3 बराबर होगा I3 R3। चलें पुट करें, जब हम पुट करेंगे बच्चों तो I है 0.5, R1 कितना है, वो है 2, तो आपका आंसर आ गया जी 1 वोल्ट। अच्छा, I2 कितना है, I2 हमने जो निकाला है वो 1/3 निकाला है और R2 जो है हमारे पास वो भी 3 है, जब आपका आंसर आया ये आया 1 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद I3 कितना है, 1/6 है, R3 कितना है, 6 है, आपका आंसर है 1 वोल्ट। इसका मतलब आपकी बैटरी का टोटल जो वोल्टेज है उसमें से 1 वोल्ट इसके क्रॉस जा रहा है, बाकी 1 वोल्ट पूरे इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस जा रहा है और पैरेलल में ये पूरा 1 वोल्ट इसके क्रॉस जा रहा है और पैरेलल में वोल्टेज क्योंकि सेम होता है इसलिए 1 वोल्ट इसके क्रॉस 1 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहा है। क्या ख्याल है, ऐसा ही नहीं है, 1 वोल्ट इसके क्रॉस 1 वोल्ट इसके क्रॉस, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये ना समझने 2 वोल्ट, टोटल इस पूरी ब्रांच को दोनों को 1 वोल्ट मिल रहा है ना। लेकिन जी ये था वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। अच्छा, अगर अब आप लोगों को करंट की इंफॉर्मेशन ना दी होती, आपको ऐसे सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल ही लगाना पड़ जाता। क्या लगाना पड़ जाता, वोल्टेज डिवाइडर रूल ही लगाना पड़ जाता। लेट्स सपोज मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं और देखते हैं कि कितने के बच्चों का दिमाग इसमें चलेगा भी। चले, मैं आपको क्वेश्चन ये देता हूं कि यार मेरे पास ना ये R1 है, इधर मेरे पास एक रजिस्टर है R2, मैं इन दोनों को अटैच कर देता हूं एक अदद और रजिस्टर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये है 2 ओम का, R1 है 2 ओम, R2 है 4 ओम और R3 है बच्चों हमारे पास 2 ओम। चले, ओके, और हमने इनको एक बैटरी, एक अदद बैटरी के साथ अटैच किया और वो बैटरी जो है जी अब वो हमने लगा दी है 10 वोल्ट की, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे सिंपल ये कहता हूं वोल्टेज अक्रॉस R2 बताएं कितना होगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों से पेपर में बैठे बैठे
आपको ये सपोज करें पेपर में सवाल आ गया और वो कहता है वोल्टेज अक्रॉस R2 बताएं, बस उसने बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछा, ये तो पड़ गया पंगा। अब हमें यहां पे पंगे में नहीं पड़ना, हमें पता है कि यार ये पूरी ब्रांच है ना, इस पूरी ब्रांच को सुने, जब भी कभी जिंदगी में ऐसा इत्तेफाक हो, देखें यहां पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, मैं आपको बहुत क्लियर बताने लगा हूं, ये दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसका मतलब जितना वोल्टेज इस पूरे दो पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिलेगा वही इन दोनों के क्रॉस होगा, यानी वो इनमें डिवाइड नहीं होगा, वो इन दोनों के क्रॉस वही होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को सोल्व करके ना पहले इस सर्किट को रिड्यूस कर लेता हूं, मैं इस सर्किट को रिड्यूस करके कुछ ऐसे बना लेता हूं अपनी आसानी के लिए। पेपर में तो आप शूटर शूटर हाथ चलाएंगे ना। अच्छा, अब देखें ये R3 है 2 ओम, वैसे ही ये 2 ओम है। अच्छा, अब ये जो हमने R1 और R2 का आंसर निकाला, इसको मैं R प्राइम का नाम दे देता हूं। इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, 8/6 यानी 4/3 ओम आपका आंसर आ गया। ये आ गई आपके पास 4/3 ओम रेजिस्टेंस। अब हमने वोल्टेज निकालना था 4 ओम के क्रॉस, यानी हम पहले इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज निकाल लेते हैं। अब जिस इसको V प्राइम का नाम दे दें, जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है वो वाली रेजिस्टेंस ऊपर, नीचे टोटल रेजिस्टेंस के, और मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल वोल्टेज से। ये पूरा हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर रूल बन गया, और टोटल वोल्टेज है हमारे पास 10 वोल्ट है ना। तो अब देखिए ये 4/3 ऊपर बना, नीचे क्या बनेगा 4/3 जमा 2, ये बनेगा 4, ये 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11/3, ये बन गया। और जो टोटल वोल्टेज है बच्चों वो 10 वोल्ट है। तो 4/3 इंटू 3/11, ठीक है जी, इंटू 10। अब 3 से कट गया, आपका आंसर बच गया 40/11, ये बन गया ना 40/11। क्या ख्याल है, 40/11 बन जाएगा। देख लो भाई, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की। हाँ जी, ये जो देखे ना यहाँ पे, ये 4/3 प्लस 2, ये 10/3 बनना था, तो ये 10/3 है, तो ये 3/10 हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये 10 भी इससे कट जाना था, तो आपका जो आंसर है वो जस्ट 4 वोल्ट बचना था। तो ले जी, अब आपका ये जो ब्रांच है, ठीक है, इसमें 4 वोल्ट आपके पास आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 वोल्ट जो इसके क्रॉस आ रहा है, इट मींस कि इन दोनों को कितना वोल्ट मिल रहा है, 4 वोल्ट मिल रहा है। तो भाई ये दोनों के ये 4 वोल्ट, बैटरी के 10 वोल्ट का 4 वोल्ट इसको मिल रहा है, सारी बात है, फिर 6 वोल्ट इसको मिल रहा होगा। अब देखें, अगर वो आपसे पेपर में कहता कि यार मुझे सिर्फ R3 के क्रॉस वोल्टेज बताएं, तब भी आपको क्या करना पड़ना था। अब देखिए, अगर आप इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं, अब V3 निकालने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4/3 इंटू 10। अब देखिए ये 2 और ये बन गया कितना बन जाएगा, ये 10/3 इंटू 10। अब ये 10 से कट जाना है, 3 ऊपर चला जाना है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका आंसर देखिए 6 वोल्ट ही आया। तो भाई इस तरीके से आप लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल से भी हर रेजिस्टर का वोल्टेज निकाल सकते हैं।